नमस्कार साथियों, मैं लवकेश सहाय आ गया हूँ लेकर के ताज़ा तरीन सवाल जो बने हैं मैथ्स पैडागोजी से। ये क्लास उन सभी के लिए उपयोगी है जो सी टैट, यूपी टैट और KVS, DSSS जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। यदि वहाँ पर CDP प्लस पैडागोजी के प्रश्न पूछे जाते हैं तो आपका स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन है, यदि आपकी कक्षा में कुछ छात्र गणित की परीक्षा में और टेस्ट में अच्छे अंक अर्जित नहीं करते हैं तो एक शिक्षक के रूप में आप क्या कदम उठाओगे? पहला ऑप्शन है, उन्हें अच्छे अंक प्राप्त करने वाले बच्चों के साथ बैठाओगे। दूसरा है, अभ्यास के लिए और अधिक टेस्ट देंगे। तीसरा है, अच्छे अंक ना अर्जित कर पाने के परिणामों की व्याख्या करेंगे। या चौथा, कि उनके अच्छे नंबर क्यों नहीं आ रहे, इसका रीज़न जानेंगे। तो पहला ऑप्शन आपका, उन्हें अच्छे अंक प्राप्त करने वाले बच्चों के साथ बैठाओगे। कोई बच्चा है उसके अच्छे नंबर नहीं आते तो आप ये करोगे उसके साथ कि उसे अच्छे जो बच्चे इंटेलिजेंट है, जिनको अच्छा आता है, जो क्लास में टॉप करते हैं, आप उनके साथ बैठाओगे। ऐसा आप बिल्कुल नहीं करोगे अगर आप एक टीचर हो तो, क्योंकि अच्छे बच्चों से बैठाने से उसको वो चीज़ नहीं आ पाएगी। एक आध क्वेश्चन पूछने की बात अलग है और बच्चे को सीखना, वो चीज़ आ जाना, वो चीज़ अलग होती है। तो पहला ऑप्शन तो आपका होगा नहीं, ये बिल्कुल क्रॉस हो जाता है। दूसरा ऑप्शन आपका, अभ्यास के लिए और अधिक टेस्ट देंगे। बच्चे को चीज़ आती नहीं है। अब मान लीजिए आपने कोई बच्चे को कुछ सिखाया, डिवाइड करना सिखाया, लेकिन बच्चे को डिवाइड करना नहीं आया और आपको ये बात पता नहीं है और आपने उसको टेस्ट दे दिया, उसके नंबर कम आते हैं और आप नंबर कम आने के बाद उसको कमी नहीं पता करे कि कमी क्या है, उसको दिक्कत कहाँ है। आपने उसको फिर टेस्ट दे दिया कि इस बार तो अच्छे नंबर आएंगे। टेस्ट आप कितना भी सिंपल बना लो, आसान बना लो, लेकिन जब तक बच्चे को वो डिवाइड करना नहीं आएगा बच्चा नहीं कर पाएगा वो चीज़। मतलब इसका भी नहीं होगा दूसरा ऑप्शन, क्योंकि बच्चे को अधिक टेस्ट देने से फ़ायदा नहीं है जब उसे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। तो तीसरा ऑप्शन आपका, अच्छे अंक ना अर्जित कर पाने के परिणामों की व्याख्या करेंगे। अब उसके नंबर अच्छे क्यों नहीं आ रहे आप ये बताओगे। आप उसको सिखाने से तो रहे, लेकिन आप उसे उसकी गलतियों का बताओगे, उसने क्या क्या गलती करी है, तो ये भी नहीं होगा। ऐसे तो बच्चा डीमोटिवेट हो जाएगा। आप उसकी गलती बताओगे तो कि हाँ भाई इस रीज़न से इसके नंबर अच्छे नहीं आए, चाहे रीज़न कुछ भी, आपका रीज़न गलत भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है कुछ भी, लेकिन अगर आपने उसके रीज़न बताए तो क्या होता है, बच्चा डीमोटिवेट हो जाए कि सर ज़्यादा मुझे गलत बता रहे हैं कि मुझे ये नहीं आता, बच्चे डीमोटिवेट हो जाते हैं। तो लास्ट बच रहा है आपका फोर्थ। तो ये आपका बिल्कुल सही होगा, क्योंकि बच्चों को कहाँ दिक्कत आ रही है इसका हम पता करेंगे पहले। इसको बोलते हैं हम निदान, नैदानिक परीक्षण। हम पहले एक टीचर है वो नैदानिक परीक्षण करता है। इसमें क्या होता है, जो बच्चा है उसे कहाँ दिक्कत आ रही है उसका पता लगाता है, फिर उसका करता है वो उपचार, रेमेडी। तो यहाँ पर आपका फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, प्रभावी ड्रिल कार्य किस कथन से संबंधित है। मतलब एक जो ड्रिल होती है, जब हम ड्रिल कराते हैं बच्चों को सुबह, जब बच्चे प्रेयर करते हैं तो उस वक्त आप जो ड्रिल कराते हो तो वो उसकी क्या क्या विशेषताएं होती है, एक ड्रिल में क्या क्या होना चाहिए। तो पहला ऑप्शन आपका, ड्रिल कार्य में नए तथ्य और नियम नहीं दिए जाने चाहिए। कोई ड्रिल है उसमें 5 या 6 स्टेप हैं, जिसमें आपको पहले स्टेप में ऐसे करना है, दूसरे में हाथों को इस तरह से करना है, तीसरे में राइट मुड़ना है या लेफ्ट मुड़ना है। जो भी ड्रिल है उसमें आप नए नियम नहीं जोड़ोगे, बिल्कुल सही, क्योंकि अगर आपने नए नियम जोड़ दिए तो वो ड्रिल बच्चे कर नहीं पाएंगे। क्योंकि ड्रिल जो होती है वो एक उसका एक स्टेप्स होते हैं ड्रिल के, और वो स्टेप्स वहाँ पर आकर जो लास्ट स्टेप होता है उसके बाद उसमें आप नहीं जोड़ते, आप नई ड्रिल स्टार्ट करते हो। और अगर ऐसा भी होता है यदि बच्चे को ड्रिल नहीं आ पा रही है, आप नहीं समझा पा रहे हो, तो आप ड्रिल में नए नियम नहीं जोड़ोगे कि ये ड्रिल नहीं हो पा रही है बच्चों से, तो उसमें नए नियम जोड़ दो कि चलो एक स्टेप और जोड़ देते हैं, क्या पता बच्चों को आसान लगने लगे। नहीं, तो पहला ऑप्शन तो आपका होगा नहीं। दूसरा आपका, विविध प्रकार की समस्या ड्रिल को रोचक बनाती है। ड्रिल में जो नई नई प्रॉब्लम्स हैं वो उसको रोचक बनाती है, बिल्कुल सही है। अब ये दोनों अलग है, इसमें इस पहले ऑप्शन में और दूसरे ऑप्शन में बिल्कुल अलग बात है। इसमें हम नए तथ्य और नियम, आप कहोगे नए तथ्य और नियम तो रोचक बना सकते हैं, लेकिन नहीं, ये दोनों अलग चीज़ें। नए तथ्य और नियम होता है कि आपने रूल्स चेंज कर दिए उसके, कि ऐसे नहीं हाथ पैर को इस तरह से घुमाना है या हाथों को इस तरह से उठाना है, तो वो चीज़ गलत हो जाएगी। और तीसरा ऑप्शन आपका, ड्रिल अभ्यास छोटा होना चाहिए और उसे समयावधि में बांटा होना चाहिए। ड्रिल होता है छोटे छोटे स्टेप्स में डिवाइड करके, जिससे बच्चे बोर ना हो और उनकी और जो वो उसमें वो लगे रहें, मतलब मोटिवेट रहें उसको करने के लिए, बोर ना हो बच्चे। तो ये ड्रिल की सारी विशेषताएं हैं, तो आपका फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, प्राथमिक स्तर पर एक अच्छी गणित की पाठ्यपुस्तक होनी चाहिए। अब है प्राइमरी लेवल पर
मैथमेटिक्स की जो बुक है वो कैसी होनी चाहिए। तो पहला ऑप्शन है जिसमें अभ्यास के लिए बहुत सारे अध्याय हों। पहली बात तो बहुत सारे अध्याय नहीं होने चाहिए, क्योंकि हमें बोझ मुक्त बनानी है जो शिक्षा। दूसरा ऑप्शन है जिसमें रंगीन चित्र हो। रंगीन चित्र का क्या करोगे, फ़ायदा नहीं कुछ रंगीन चित्रों का। होते हैं लेकिन इतने भी नहीं होते कि पूरे में रंगीन चित्र हैं और उसमें कुछ कंटेंट ही नहीं है। हमें बच्चों को ऐसी मैथ की बुक बनानी है बच्चों के लिए जिसकी डेली लाइफ से रिलेटेड हो, आसान हो, स्टेप्स में हो, पहला स्टेप दूसरे स्टेप से जुड़ा हुआ हो, इस तरीके से पहला टॉपिक दूसरे टॉपिक से जुड़ा हुआ हो, इस तरीके से हमें मैथ की बुक बनानी है। और वो ये छोटी नहीं, वो बड़ी क्लास में भी ऐसी होनी चाहिए। ये हमारी नेशनल पॉलिसी कहती है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। तीसरा ऑप्शन आपका जिसमें बहुत सारे उदाहरण हो। बहुत सारे उदाहरण तो नहीं होने चाहिए लेकिन इतने नहीं होने चाहिए कि बहुत सारे। एक टॉपिक समझ आ गया और उसके आपने 50 उदाहरण दे दिए बुक में, तो वो गलत हो जाएगा। लास्ट है बच्चों के रोजमर्रा के जीवन से जुड़ी होनी चाहिए। बिल्कुल सही, डेली लाइफ में यूज़ कर पाए मैथ ऐसा होना चाहिए बच्चों का। अगर कोई बच्चा दुकान पर सामान लेने जा रहा है 5 या 6 साल का, तो उसे पता होना चाहिए कि मैंने अगर 5 रुपये की चीज़ लिया और मैंने 10 का नोट दिया है तो वो 5 रुपये वापस लौटाएगा। उसे मैथ ऐसा होना चाहिए जो उसके डेली लाइफ से जुड़ा हो। तो आपका फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, छात्रों के बीच सीखने की विशिष्ट कठिनाइयों को दूर करने के लिए शिक्षक डैश की योजना बनाता है। तो एक टीचर क्या करता है, विशिष्ट योजना का यहाँ पर मतलब है कि एक क्लास में 40 बच्चे हैं, तो ये ज़रूरी नहीं कि सभी बच्चों की प्रॉब्लम एक ही हो। हर बच्चे की प्रॉब्लम अलग अलग हो सकती है। 40 में से 40 की प्रॉब्लम अलग अलग हो सकती है। जब वो हर सब्जेक्ट की होता है कि मैथ में, तो मैथ में 40 प्रॉब्लम बच्चों की अलग अलग हो सकती है। बिल्कुल, किसी को मैथ में कोई कॉन्सेप्ट नहीं आ रहा, किसी को रैशनलाइज करना नहीं आता, किसी को डिवाइड करना नहीं आता, किसी को एलसीएम लेना नहीं आता। तो यही है। तो अब हर बच्चे की अलग प्रॉब्लम है, तो आप हर बच्चे को देख कर चलोगे, उसको साथ लेकर चलोगे। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले उसका उपचार करोगे उसकी प्रॉब्लम का। और उपचार से पहले करते हो आप निदान में होता है कि आप बच्चे की प्रॉब्लम पता करते हो, स्पेसिफिक प्रॉब्लम क्या है। अब बच्चों की यहाँ पर स्पेसिफिक प्रॉब्लम जो भी होगी, एक टीचर उसका पता लगाएगा, उसके बाद फिर उसको उसमें सुधार करेगा कि हमें बच्चे को ये चीज़ नहीं आ रही और मैं इसमें सुधार करता हूँ। तो आपका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। प्रतिक्रिया भी नहीं होगा, रिकॉर्ड ऑफ प्रोग्रेस भी नहीं होगा कि बच्चे ने कितनी प्रोग्रेस करी है। बच्चे को जब कुछ आता है नहीं हो, जो उसकी प्रॉब्लम है मैथ में, अगर मैथ का टीचर है और वो उसे मैथ में बच्चे को कोई दिक्कत है, तो उसका रिकॉर्ड तो बेकार वैसे ही जाएगा। रिकॉर्ड देखने से क्या होगा, रिकॉर्ड तो बेकार, टीचर को तो इतना यही तो पता चलेगा बस रिकॉर्ड देखने से कि बच्चे की नेगेटिव में जा रही रिपोर्ट, प्रोग्रेसिव रिपोर्ट, लेकिन उसमें वो नेगेटिव क्यों जा रही है उसका रीज़न हम पता करते हैं हम उपचार में। तो आपका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सबसे उपयुक्त विकल्प को चुनते हुए बताइए क्या है इसका उत्तर। बांसो क्या है, बांसो मैं बता रहा हूँ आपको। ये बांसो जो होती है जापान की टेक्निक है, जापान में मैथ को पढ़ाते हैं, बांसो टेक्निक का यूज़ कर जापान में मैथ है एक। इसमें क्या होता है, बच्चे को देखा जाता है कि बच्चा किस तरीके से मैथ को किस तरीके से करता है सोल्व सवालों को। तो आपका पहला ऑप्शन तो पुस्तक, अब बांसो मैथ से रिलेटेड है तो यहाँ तो देखा पुस्तक का अध्ययन, निबंध लेखन, बोर्ड पर लिखना, इनमें से कोई नहीं। तो आपका हो यहाँ पर इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ह्यूरिस्टिक ग्रीक शब्द से व्युत्पन्न हुआ है जिसका अर्थ है जानना, योजना बनाना, खोज करना, सोचना। तो जानना तो है नहीं, मैं आपको बताता हूँ, योजना बनाना भी नहीं है और सोचना भी नहीं है। ह्यूरिस्टिक खोज से, क्योंकि ह्यूरिस्टिक शब्द ग्रीक से बना हुआ है और इसकी जो है खोज करी थी हमारे एक वो है पैडागोजिस्ट, मनोवैज्ञानिक, उनका नाम था आर्मस्ट्रॉन्ग। उन्होंने इस मेथड की खोज करी थी और इसको हम योजना खोज विधि कहते हैं। यह है डिस्कवरी मेथड, इसको कहते हैं डिस्कवरी मेथड। और इसका एक दूसरा नाम भी है जिसे हम हिंदी में खोज विधि की जगह यूज़ करते हैं, अन्वेषण। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, सतत और व्यापक मूल्यांकन में कौन सी विशेषता शामिल नहीं है। हमें इस पे ध्यान देना, विशेषता शामिल नहीं है। बच्चे क्या करते हैं, पढ़ते हैं और तुरंत पता नहीं कौन सा, मतलब जोन सा नहीं को भूल जाते हैं और जोन सा आंसर लगता है उसे सही कर देते हैं क्योंकि वो नहीं को नहीं पढ़ते। तो पहला ऑप्शन आपका, यह ग्रेड के साथ अंकों को बदलता है। बिल्कुल सही। पहले हमारे मार्क्स आते थे, नंबरों में देते थे, अंकों में, कि 50 में से आपके हैं 20, 30। अब हम यहाँ पर यूज़ करते हैं A, B,
सी स्टार भी आता है किसी किसी का, किसी सब्जेक्ट में। पहला तो विशेषता है। दूसरा यह है कि ये परीक्षा देकर छात्रों, अच्छा ये गलत हो गया यहाँ पर, छात्रों पर काम का बोझ बढ़ाता है मतलब। तो दूसरा ऑप्शन ये गलत है, इसकी विशेषता नहीं है। तीसरा ऑप्शन देख लेते हैं, यह परीक्षा के फोबिया को काम करने में मदद करता है। बिल्कुल सही, ये परीक्षा के जो हमारा फोबिया जो डर है उसे कम करता है, क्योंकि सतत और व्यापक मूल्यांकन है। सतत मतलब पूरा टाइम जो चलता है शुरू से लेकर लास्ट तक, और व्यापक मतलब ये बच्चे का ऑल ओवर, ये बच्चे के जो होते जो करिकुलम में होता है उसमें बच्चे की दोनों तरह की एक्टिविटीज़ को देखता है। एक तो वो होती है हमारी जिसमें बच्चा सिर्फ पढ़ाई से रिलेटेड काम करता है, एक दूसरी वाली होती है जिसमें बच्चा जो है खेल कूद कैसे करता है, बच्चे का इंटरेक्शन कैसा है, इसको देखते हैं। तो ये दोनों चीज़ों को लेकर चलता है। तो तीसरा ऑप्शन भी इसकी विशेषता, चौथा भी है। लेकिन जो पहला जो दूसरा है ये इसकी विशेषता नहीं है, उससे तो और व्यापक मूल्यांकन की। तो आपका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा। यहाँ पर इसकी विशेषता ये नहीं है, यहाँ पर ये बोझ है और ये छात्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक कक्षा के छात्रों के बीच तुलना करने के लिए कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, तुलना करना आपके बच्चे के बीच में तुलना करनी है। तो तुलना में क्या करते हैं, अब कोई मानकीकृत लेते हैं, कोई स्टैंडर्ड होता है, उस स्टैंडर्ड में हम देखते हैं कि बच्चे के कितने, किस सब्जेक्ट में कितने नंबर हैं, किसी के कितने, किसी के कितने। तो यही होता है। तो चलिए देखते हैं पहला ऑप्शन, नैदानिक कमी का पता लगाएंगे, नहीं बिल्कुल ये तो है नहीं। दूसरा परीक्षण, मानकीकृत परीक्षण। तीसरा देख लेते हैं अभिवर्ती की परीक्षा। अभिवर्ती की परीक्षा में देखते हैं कि कोई बच्चा किसी स्पेसिफिक चीज़ में कितना अच्छा है काम करने में, किसी सब्जेक्ट में या किसी स्किल में बच्चा कितना अच्छा है। चौथा आपका शिक्षक द्वारा बने परीक्षण। शिक्षक द्वारा जो बने परीक्षण होते हैं, इन परीक्षणों में टीचर जो करता है असेसमेंट करता है बच्चे का, आकलन कि बच्चा कितना सीख रहा है, कितना नहीं सीख रहा। तो इसमें होता है चौथे वाले में शिक्षक द्वारा बने परीक्षण में टीचर जो बनाता है क्वेश्चन, इसमें बच्चे का आकलन किया जाता है कि बच्चा कितना सीख रहा है, कितना नहीं सीख रहा है, कैसे सीख रहा है, कैसे नहीं सीख रहा है, कहाँ दिक्कत आ रही है। तो आपका जो मानकीकृत है ये आपका दूसरा सही होगा, क्योंकि मानकीकृत होता है आपके फाइनल एग्जाम का होता है आपका जो रिजल्ट मिलता है, और उस रिजल्ट में पता चलता है कि बच्चा कितना अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है। बच्चे को डिवीज़न भी दी जाती है, फर्स्ट डिवीज़न, सेकंड डिवीज़न, थर्ड डिवीज़न। तो आपका यहाँ पर सेकंड ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस कार्य के लिए मूल्यांकन आवश्यक है। अब मूल्यांकन क्या होता है, मूल्यांकन करना पड़ता है कि बच्चा कैसे सीख रहा है, कितना सीख रहा है, कहाँ बच्चे को कहाँ दिक्कत आ रही है। तो इसमें पहला ऑप्शन है मौखिक कार्य। मूल्यांकन आवश्यक है, सबके लिए आवश्यक है, लेकिन जो समय जरूरी, जो सबसे बेस्ट ऑप्शन यहाँ पर है लास्ट वाला समूह कार्य है। क्योंकि मौखिक कार्य का अगर मौखिक से आप मूल्यांकन करते हो, मूल्यांकन की अलग अलग विधि होती हैं। कोई ऑब्जर्व करके मूल्यांकन करता है, इवैल्यूएशन कोई ऑब्जर्व करके करता है, कोई लिखित में करता है, कोई ओरल करता है। अगर क्लास में 50 बच्चे हैं तो आप मौखिक मूल्यांकन करोगे तो बहुत टाइम लगेगा। 50 से कितने क्वेश्चन पूछोगे, एक बच्चे से 10 क्वेश्चन पूछिए, 10 मिनट लगी तो, और ये तो लाइफ टाइम बोल दिए तो पूरा ईयर चलता है बच्चों का, तो ये तो होगा नहीं। दूसरे में लिखित कार्य लिख कर लोगे, ये भी दिक्कत करेगा कि बहुत सारा करना पड़ता, बहुत सारे बच्चों को आपको चेक करना पड़ेगा। क्लास में 60-70 बच्चे होते हैं, और हमें आप ये खुद देखिए कि एक बच्चे का मूल्यांकन करने में दिक्कत होगी, 50 बच्चों को दिक्कत होगी करने में। तो यहाँ पर ग्रुप बन जाएंगे, तो 50 में से अगर आपने 10-10 के ग्रुप बना दिए तो उनका मूल्यांकन करना आसान हो जाएगा बिल्कुल। तो यहाँ पर आपका समूह कार्य है, लास्ट ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा, क्योंकि समूह कार्य में मूल्यांकन करना आसान होगा और ये इसके लिए आवश्यक होता है ग्रुप के लिए। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आपका, शिक्षण उपाय या सामग्री का प्रयोग शिक्षण को डैश बनाने के लिए किया जाता है। अब हम जो टीचिंग एड यूज़ करते हैं वो क्यों करते हैं, उसके बहुत सारे फ़ायदे, लेकिन यहाँ पर जो है देखते हैं बेनिफिट क्या है। पहला, दिलचस्प बनाने के लिए, बिल्कुल रोचक बनाएंगे जिससे बच्चा करे, सीखे, इसको बोर ना हो। दूसरा, प्रभावी और रोचक तो है लेकिन उसका कोई काम नहीं है, तो ऐसी चीज़ें इस तरीके से रोचक बनानी कि वो उसके काम भी आए, लाइफ से रिलेटेड हो। तीसरा, प्रेरित करेंगे उसे, जब उसके लाइफ से रिलेटेड होगा तो वो मोटिवेट होगा उस चीज़ को करने के लिए, मैथ में इंटरेस्ट लेगा। तो टीचिंग एड का हमारा जो बेस्ट बेनिफिट होता है कि बच्चा प्रेरित होता है, बोर नहीं होता, उस काम को करने के लिए सीखता है, और जो कॉन्सेप्ट है बहुत अच्छे से टीचर एक बच्चे को समझा सकता है, उसे भी आसानी हो जाती है, टीचर को भी बच्चे को पढ़ाने में, बच्चे को भी इंटरेस्ट आता है उस सब्जेक्ट में। तो यहाँ पर होगा आपके ऑल ऑफ दीज, उपरोक्त सभी।
तो लास्ट ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक होगा। तो फ्रेंड्स हमने यहाँ पर देखे मैथ पेडागोजी के 10 क्वेश्चन। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर कहीं दिक्कत गलती है तो मुझे बताइए कमेंट करके कि यहाँ पर क्या गलती है, जिससे मैं आगे से गलती को सुधार सकूँ। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।